हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं विक्रम, पीजीटी कॉमर्स, आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आज हमारा ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस। ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन और साइड बाय साइड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स भी जो अकाउंटिंग के हमारे लाइफ में हैं एज ए सब्जेक्ट और एज ए स्ट्रीम। सब्जेक्ट है हमारे पास अकाउंटेंसी क्लास +1 कॉमर्स। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बेटा आप लोग क्या सीख पाएंगे कि हमारी अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं और अकाउंटिंग के डिफरेंट रोल क्या हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डाले हैं, आपको उन क्वेश्चंस पर फोकस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोटबुक पेन लेकर पहले सबसे पहले अपना होमवर्क नोट करेंगे। आप लोग होमवर्क आप लोगों का रहेगा, जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक को आप अच्छे से समझें और उसके नोट्स बनाएं और उनको याद करें। और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस के साथ साथ जो प्रीवियस टॉपिक हम पढ़ चुके उनके ऊपर एक एमसीक्यू टेस्ट डिस्कस करेंगे। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं बेटा, आप हमेशा याद रखें, कॉमर्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। Commerce plays a significant role in the economic development of a country, and because you are the commerce students and you can make it, so get ready to make the changes in the economic development of a country. Okay, let us start our lecture. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग से। देखिए, एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम the basic objective of accounting is to provide useful information to the interested group of users, both external and internal. The necessary information, particularly in case of external users, is provided in the form of financial statements. For example, profit and loss account, balance sheet, etc. देखिए बेटा, किसी भी अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है बेसिकली कि जो इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, साइड बाय साइड जो उनको रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करना, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिसाइड दीज द मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड विद एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। Thus, the primary objective of accounting includes the following. What are these? First one is record of financial transactions and events. देखिए बेटा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो अकाउंटिंग का वो क्या है, जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करना। क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर पहला काम ही हम यही करते हैं कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करके चलते हैं। और अगर मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करूं तो मैं पहले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं, इसका मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में प्रेजेंट कर सकें, उन्हें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ मनी, so it cannot be recorded in the organization. Purchase of furniture, we can express it in the terms of money, we will record it. चलिए इसमें है क्या, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। Accounting is used for maintenance of a systematic record of all financial transactions in books of accounts. Even the most brilliant executive or manager cannot accurately remember the numerous amount of varied transactions such as purchases, sales, receipts, पेमेंट्स एक्सेट्रा दैट टेक्स प्लेस इन द बिजनेस एवरी डे। जैसे कि आपको पता ही है, चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो इतनी सारी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होती है उनको याद नहीं रख सकता। इसीलिए अकाउंटिंग का पहला काम क्या है बेटा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना, डेट एंड डे वाइज रिकॉर्ड करना। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है बेटा, डेट एंड डे वाइज recording करना। Hence a proper and complete record of all business transactions are kept regularly. Moreover, the recorded information enables verifiability and acts as an evidence. Is it okay? जो हम डाटा हम बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारे लिए एक एविडेंस के तौर पे भी यूज किया जा सकता है और उसको हम वेरीफाइबल भी कर सकते हैं। अगर डाटा को चेक करना चाहें तो जब चाहे उनमें से उन इन्फॉर्मेशन को रिकोलेक्ट, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द डाटा किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉसेस। द ओनर ऑफ द बिजनेस आर कीन to have an idea about the net results of their business operations periodically, that is whether the business has earned profits or incurred losses. देखिए, किसी भी बिजनेस के अंदर जो ओनर्स होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है बेटा, कि अपने प्रॉफिट्स और लॉस के बारे में पता लगाना periodically का मतलब है आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। जनरली हमारे यहाँ अकाउंटिंग पीरियड जो रखा गया है वो कितने महीने का रखा गया है बेटा, 12 मंथ्स का।
ये दो प्रकार का हो सकता है, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। और एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम लोग जो यूज करते हैं कौन सा ईयर यूज करते हैं बेटा, फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। नेक्स्ट है बेटा इसके अंदर, thus another objective of accounting is to ascertain the profit earned or loss sustained by a business during an accounting period, which can be easily worked out with the help of record of incomes and expenses relating to the business by preparing a profit or loss account for the period। जिसका एक और जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो क्या है बेटा, कि ये ओनर्स को प्रोवाइड करता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में भी इंफॉर्मेशन, जो कि एक पीरियड के बाद तैयार की जाती है, और यही हमें बताता भी है कि हमारे टोटल इनकम्स कितने हैं, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर आपको इनकम और एक्सपेंसेस पता है तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाइड द प्रॉफिट और लॉस। अगर इनकम ज्यादा होंगी तो बेटा डेफिनेटली देयर विल बी प्रॉफिट, और एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे इनकम से तो डेफिनेटली देयर विल बी लॉस। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, किसी भी फर्म की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या वो इतनी कैपेबल है कि आज अगर ऑब्लिगेशंस खड़े हो जाएं उसके सामने, लायबिलिटीज आ जाएं, क्रेडिटर्स पैसा मांगने आ जाएं, तो क्या वो अपना पैसा टाइमली पेड कर पाएगी उनको कि नहीं कर पाएगी। अगर वो कर पाती है इट मींस दैट कंपनी इज वेरी सोल्वेंट कंपनी और द फर्म इज वेरी सोल्वेंट। लेकिन अगर नहीं कर पाती है तो वी विल कॉल इट एज इनसोल्वेंट, राइट। हम इन टर्म्स के बारे में आगे पढ़ेंगे बेटा। सोल्वेंट का मतलब होता है जो कैपेबल हो किसी चीज को पेड करने के लिए, ऑब्लिगेशंस को पेड करने के लिए, और इंसॉल्वेंट होता है जो इनकैपेबल हो अपने ऑब्लिगेशंस को पेड करने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। अकाउंटिंग ऑल्सो एम्स एट असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। यस, कोई भी अकाउंटिंग प्रोसेस हम फॉलो करते हैं तो उसके अंदर हम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ये जरूर चेक करते हैं कि टोटल एसेट्स कितनी है और टोटल लायबिलिटीज कितनी है, और उसका पता लगाने के लिए हम बनाते हैं बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है बेसिकली कंसिस्टेड होती है एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल से, जहां पर हमारी एसेट्स हमेशा इक्वल टू होंगी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। क्लेम्स सच एज रिसोर्सेज, a proper record of resources owned by business organization, assets and claims against such resources like liabilities facilitates the preparation of a statement known as balance sheet position statement। तो इसको हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, या हम इसको इन शॉर्ट अकाउंटिंग इक्वेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेसिकली prepared with the help of this balance sheet where assets is equal to liabilities plus capital। Next है बेटा communicating accounting information to users। The accounting information generated by the accounting process is communicated in form of reports, statements, graphs, charts to the user who need it in different decision situations। देखिए जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट यूजर्स तक जाती है। किस फॉर्म में जाती है बेटा, रिपोर्ट्स की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में। इसीलिए ये जो क्या करता है, जो यूजर्स होते हैं उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। बेटा कोई भी बिजनेस जो है एसेट्स का एक्विजिशन प्राइस पर जो उसका रिकॉर्ड रखकर या डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू बचती है उस पर रिकॉर्ड रख के उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके गुम होने से बचाता है, उनके जो है रिटर्न ऑफ होने से बचाता है, यानी उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखकर असेट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। मतलब अकाउंटिंग जो है असेट्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के अगर बारे में बात करूं तो आपको पता है बेटा एक सिक्का जो होता है उसके दो पहलू हमेशा होते हैं। कुछ उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं अकाउंटिंग की। इंस्टेड ऑफ ऑल द बेनिफिट्स, ऑल द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, हम कुछ लिमिटेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। पहली लिमिटेशन है बेटा हमारी हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब होता है बेटा कि डाटा जो है वो पास्ट ट्रांजैक्शंस पर बेस्ड होता है और ये जो है हमारे करंट या फ्यूचर पोजीशन ऑफ अ बिजनेस को अफेक्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल इन नेचर। तो इसके आधार पर होगा क्या बेटा कि ये हमें जो फ्लक्चुएशंस होते हैं जब उनको ये रिकॉर्ड नहीं करता तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में नहीं बता पाता, इसलिए हम इसको केवल एक व्यू बोलते हैं। ये व्यू हर एक अकाउंटेंट की नजर में अलग अलग हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम फ्रेम कि वो कब जो है पार्टिकुलरली अकाउंटिंग डाटा से जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार कर रहा है। नेक्स्ट है बेटा इग्नोर्स नॉन मॉनेटरी और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। देखिए हमारे यहाँ दो प्रकार के एस्पेक्ट्स हैं बेटा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव।
और हम अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड करते हैं वो कौन सा करते हैं, क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो नॉन मॉनेटरी होता है, और नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हम केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग। तो इवन दो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हमारे प्रॉफिट भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इनको रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये इसके एक लिमिटेशंस बन जाती है। नेक्स्ट है बेटा, इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस विच मेक्स कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल फिगर्स ऑफ द डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स इनवैलिड। देखिए, जो हमारे प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं ये उनको भी इग्नोर करता है। जो टाइम टू टाइम प्राइसेस में बदलाव आते रहते हैं ये उनको शामिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हम एसेट्स को केवल उन प्राइसेस पर रिकॉर्ड करके चलते हैं जिन पर हमने या तो उनको परचेज किया है या उनके ऊपर डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू बची है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है नोट फ्री फ्रॉम बायस एंड पर्सनल एबिलिटी ऑफ अकाउंटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैन बी देयर। देखिए, ये बायसनेस से फ्री नहीं है। अगर मान लीजिए हम अपनी एक फर्म चला रहे हैं और उसमें अकाउंटेंट हमारी फर्म का अपना ही एक आदमी है, तो ही कैन यूज द विंडो ड्रेसिंग, मीन्स ही कैन शो द प्रॉफिटेबल सिचुएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बाहर से अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं तो ही विल प्रोवाइड मी a different scenario of the organization. It depends upon the basis of personal ability of an accountant. तो इसलिए जो अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स हैं, वो भी हमारी अकाउंटिंग डाटा को रेलिवेंट या रिलायबल नहीं बना पाते कई बार। इसलिए हम इसको एक लिमिटेशन के तौर पर देखते हैं कि ये बायसनेस से फ्री नहीं होता, इसमें बायसनेस होती है। नेक्स्ट है बेटा विंडो ड्रेसिंग। देखो, विंडो ड्रेसिंग क्या होती है बेटा, कभी भी आप किसी बड़े शोरूम में एंट्री करिए। आप जब बड़े शोरूम में एंट्री करते हो तो आपको क्या लगता है बेटा कि आप दूर तक देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है ना कि वो दुकान काफी बड़ी हो। तो आपने देखा होगा कई बार छोटी दुकानों के अंदर सजावट इस तरीके से की जाती है कि आप जब उसमें एंट्री करते हैं तो यू विल सी ए लॉट्स ऑफ आइटम्स इन द शॉप ड्यू टू ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो आपने देखा होगा उनके दीवारों पर ना मिरर्स लगे होते हैं। उन मिरर्स के थ्रू क्या होता है, जो चीजें हैं वो काफी अंदर तक दिखाई देती हैं। तो उसके कारण एक प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया, विंडो ड्रेस्ड अप कर दिया। या कभी आपने देखा होगा रोड किनारे पे जब कोई खोखा रखा होता है, किसी प्रकार का कोई चाय स्टॉल है या कोई पान स्टोर है, तो आपने देखा होगा उसके दरवाजे पे बहुत सारी चीजें इस तरीके से लगी होती है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी दुकान है, लेकिन जब वो बंद करता है तो छोटा सा डिब्बा सा नजर आता है। तो ये सब क्या है बेटा, विंडो ड्रेसिंग है। ऐसे ही विंडो ड्रेसिंग हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। अगर हम एसेट्स को बढ़ा दें और लायबिलिटीज को घटा दें तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग नजर आएगी। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, एक मजबूत आधार बताती हुई नजर आएगी, जो कि वास्तविकता में नहीं है। तो इसका मतलब विंडो ड्रेसिंग क्या करती है, फेक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है, जो कि इसकी एक लिमिटेशंस है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिफरेंट रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। इन डिफरेंट रोल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में मैं बात करूं आप लोगों से, डिफरेंट रोल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में यदि हम बात करें तो पहला रोल क्या है बेटा, एज ए लैंग्वेज। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस की लैंग्वेज है वो केवल क्या है, अकाउंटिंग, क्योंकि इसी के आधार पर हम कॉम्प्लिकेटेड डाटाज को जो सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल डाटा में कन्वर्ट करके उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो इनके यूजर्स होते हैं और जिनको इसकी समझ कम है। हम वो सिंपल डाटा जब उनको प्रेजेंट करते हैं तो वो इससे अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। बेटा देखिए, मैंने अभी आपको एक लिमिटेशन भी डिस्कस की कि जो अकाउंटिंग है वो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का मतलब है इसमें हमें पास्ट डाटाज, पास्ट इंफॉर्मेशन बड़े आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि हम इनमें उन डाटाज को, उन आइटम्स को एक क्रोनोलॉजिकल वे में रिकॉर्ड करके रखते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो क्या लिखा है बेटा, इट इज व्यूड एज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट एक्चुअल अमाउंट इन्वॉल्व्ड। इज इट ओके? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एज करंट इकोनॉमिक रियलिटी। कि करंट इकोनॉमिक रियलिटी क्या होती है बेटा, कि जो भी हमारी इनकम में चेंजेस आते हैं बेटा टाइम टू टाइम, उनको कई बार ये प्रेजेंट नहीं कर पाता और कई बार ये इनको अच्छे से रिकॉर्ड भी कर लेता है। तो ये इकोनॉमिक जो रियलिटी है उसको प्रेजेंट करने में हमारी मदद करता है। इट इज व्यूड एज द मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू इनकम ऑफ एन एंटिटी, नेमली द चेंजेस ऑफ वेल्थ ओवर द टाइम। क्योंकि टाइम टाइम इसमें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो जो भी अपडेशन होती है उनको रिकॉर्ड करके चलते हैं, इसलिए ये करंट इकोनॉमिक रियलिटी को शो करता है।
एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपको पता है अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है, उनसे इंफॉर्मेशन निकालता है और इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेट करता है। तो ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का भी काम करता है। नेक्स्ट है बेटा एज ए कमोडिटी। देखिए पार्टिकुलरली इसको आप एक कमोडिटी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इज व्यूड एज ए सर्विस विच इज इन द डिमांड इन द सोसाइटी विद अकाउंटेंट्स being willingly to and capable of providing it। इसका मतलब है बेटा कि जो ये स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन होती हैं उनको हम एज ए सर्विस देखते हैं। और सर्विस बेसिकली क्या होता है बेटा? एक कमोडिटी। हम कहते हैं ना कि व्हाट इज कमोडिटी? कमोडिटी इज बेसिकली कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट जो बोलते हैं तो उसमें क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सर्विस हमारा क्या है? एक प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, जो कि सोसाइटी की जिसकी डिमांड भी है, which with accountant will being willing to and capable of providing it। और अकाउंटेंट भी इसको जो है प्रोवाइड करने के लिए तैयार रहते हैं और कैपेबल होते हैं और उनको भी इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 5 क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं बेटा। ये क्वेश्चन टॉपिक पर डिस्कस्ड है, टॉपिक जो हमने डिस्कस किया उसके ऊपर बेस्ड है, तो आप इनको अच्छे से समझें और इनके आंसर अपनी नोटबुक में नोट करें। पहला क्वेश्चन है बेटा डिस्क्राइब द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आपको इसके बारे में बताना है कि कैसे अकाउंटिंग जो है हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। जो भी हमने लिमिटेशन पढ़ी उनको आपने एक्सप्लेन करते हुए नोटबुक में लिख देना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आपने इनके ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना है, समझना है क्या नहीं है। नेक्स्ट है मेक ए लिस्ट ऑफ 20 डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर एज यू थिंक दैट नीड टू डिस्कस ओवर देम। तो आपने अब तक जितने भी टॉपिक पढ़े, जितने भी हमने असाइनमेंट डिस्कस किए, उन असाइनमेंट में से आपको 20 डिफिकल्ट वर्ड निकालने हर एक बच्चे को, जिनकी आपको जरूरत है दोबारा समझने की, दोबारा करने की। नेक्स्ट है बेटा ड्रा द डायग्राम ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले टॉपिक से लिया है बेटा। जब हमने अकाउंटिंग का मीनिंग वगैरह पढ़ा था तो उसमें जो प्रोसेस थी वो भी हमने डिस्कस की थी। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस का आपने डायग्राम ड्रा करना है। मोर ओवर मैंने आपको एक एनसीईआरटी का जो पीडीएफ फाइल भी भेज रखा है अकाउंटेंसी का, आप उससे भी ये हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज ट्राई टू डू योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आस्क टू मी एंड आफ्टर क्लैरिफिकेशन ऑफ मी you can write in your notebook. Thank you very much. Have a good day.